हेलो फ्रेंड, मैं रवि कुमार। आज नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग को सबसे पहले मैं बता दूं कि आज जो है आप लोग को समतल दर्पण के बाद गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ाऊंगा, जो 10th क्लास से लेकर हायर लेवल तक होगा। 12th क्लास तक भी हम लोग सीख लेंगे बहुत बढ़िया से, ठीक है। और जनरल कंपटीशन से समझेंगे, तो प्लीज़ आप इसको देखें, लाइक करें, और आपसे एक रिक्वेस्ट कि अपने दोस्तों को भी इसको भेजें जो 10th में है या आपके घर में बड़े हैं, उनको भी भेजें, छोटे बच्चों को भी दिखाएं। आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो इसको जरूर देखें, आपको 1 नंबर जरूर इससे मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को इंग्लिश में एस्फेरिकल मिरर कहते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम लोग कनकेव मिरर कहते हैं और उत्तल दर्पण को कन्वेक्स कहते हैं। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण होता क्या चीज? तो देखिए, माने कि गोलीय दर्पण मतलब लग रहा है कि गोल, तो किसी खोखले गोला का वह सतह, माने जिसका परावर्तक सतह, जिससे हम लोग के लाइट जो है किससे परावर्तित होकर जी, गोलीय दर्पण के कोई खोखले गोले हो, उसके एक टुकड़ा का परावर्तक सतह, माने कि कोई भी गोलीय दर्पण है तो वो गोला का वह खोखला भाग जिसका परावर्तक सतह जो है गोला का एक टुकड़ा, कोई भी मान लिया जाए कि ये गोला है, तो इसे तो ये एक वृत्त लग रहा है लेकिन गोला है, जिससे कि कैस्को बोल होता है ना, वो गोला होता है। उसको हम मान लिया जाए कि यहाँ से काट लिए और काट लिए, और इधर हम क्या कर दिए कि मान लिया जाए कि पेंट कर दिए। इधर क्या कर दिए हम लोग? पेंट कर दिए। तो पेंट कर दिए जब इधर, तो ये एक दर्पण बन गया। इस पर लाइट जाएगा, इस पर भी लाइट जा रहा है, तो कहीं इधर मुड़ जाएगा, कहीं इधर मुड़ जाएगा, क्योंकि अंदर में इसका क्या है? पेंट है। तो माने गोलीय दर्पण किसे कहते हैं जी? आम भाषा में एकदम समझ लेना है कि किसी खोखले गोले, किसी कांच के खोखले गोले की वह टुकड़ा जिसका परावर्तक सतह माने कोई खोखले गोला का हो, माने यानी कि ये टुकड़ा जो है कोई गोला का हो, जैसे कैस्को बोल हुआ, उसका कोई एक टुकड़ा है, पार्ट है। अब ये 2 प्रकार के हो सकता है, एक हो सकता है अवतल दर्पण और एक हो सकता है उत्तल दर्पण। अब जैसे कि अवतल दर्पण हुआ, मान लिया जाए कैस्को बोल को हम काटे और इस तरह से रखें, और जब उसका बाहरी सतह को पेंट कर दिए तो उसको जो है हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में उसको कनकेव मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कनकेव मिरर। यानी कि इस तरह से बाहरी सतह को पेंट, जैसे कैस्को बॉल काटे तो इसे इधर से खोखली रहता है, तो इधर के जब परावर्तक सतह है इस पर अगर अब मान लिया जाए कि ये हम लोग के अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण जो है हम लोग के, याद रखिएगा कि इसका हम लोग के कौन सतह पेंट करते हैं जी? बाहर। अवतल दर्पण जब भी अगर उत्तल दर्पण हो, उत्तल दर्पण यानी कि सेकंड, ये पहला है अवतल, तो उत्तल दर्पण के याद रखिएगा कि उसकी भीतरी सतह करते हैं, किसी खोखले गोले के वह टुकड़ा जिसकी भीतरी सतह कलई की हो या पेंट की हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण। ये दोनों आई होप क्लियर हो गया होगा। अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पद आता है जिससे हम क्रिएट करते हैं। एक मान लिया जाए कि सबसे पहले गोला बना दिए हैं, उसे केंद्र लग दिए हैं, यहाँ अगर देखिए भीतरी सतह पेंट किया है तो ये उत्तल दर्पण है, क्योंकि परावर्तक। अगर ये बाहरी सतह पेंट किया है तो ये कौन दर्पण के काम कर रहा है जी? तो ये जो हम लोग के अवतल। अगर ये गोले दर्पण क्या, देखिए अगर मिटा देंगे हम लोग इसको, तो ये स्पष्ट रूप से आपको क्या होगा कि 2 दर्पण नजर आ जाएंगे। आ रहा है? ये हो गया उत्तल और ये हो गया अवतल। अब देखिए वह माने कि प्रधान अक्ष, सबसे पहला टॉपिक। तो गोलीय दर्पण के वह रेखा जो क्या हो गए कि हम लोग के उत्तल या अवतल दर्पण के 2 बराबर भागों में बांटे, तो 2 बराबर भागों में बांटे और हम लोग के वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं जी? तो गोला का जो केंद्र होता है उसी को वक्रता केंद्र से गुजरे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। और जहां पर ये दर्पण में काटता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और वक्रता केंद्र तो जानिए कि गोलीय दर्पण के जो केंद्र होता है उसे क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। याद रहेगा। अब यहां से यहां तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको किससे डिनोट करते हैं जी? आर से। तो ये हम लोग क्या हो गया? ये आपका हो गया उत्तल दर्पण और ये हो गया आपका अवतल दर्पण। अब ये बात समझ में आ गया होगा। प्रधान अक्ष माने वह रेखा जो हम लोग के क्या हो गया जी? कि गोलीय दर्पण को 2 बराबर भागों में बांटे और क्या करें जी? हम लोग के वक्रता केंद्र से गुजरे, उसे हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण को जिस बिंदु पर काटता है उसे हम लोग ध्रुव कहते हैं।
और गोले के जो केंद्र होता है उसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इससे किरण कैसे जाती है। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे अवतल दर्पण में। ये कौन सा दर्पण है जी, अवतल, जिसका अवतल दर्पण यानी कि हम लोग के मान लिया जाए तो जैसे कि मान लिया जाए कि ये अवतल दर्पण है तो जिसका हम लोग के कौन सा बाहरी सतह पेंट किया है, ये याद रखिएगा अवतल है यानी कि कनकेव मिरर। अब इससे हम लोग के सबसे पहले मान लिया जाए कि कोई किरण जाए, ये तो प्रधान अक्ष हो गई, यहाँ जो होगा ध्रुव होगा, तो इसका केंद्र जाहिर सी बात है कि इधर होगा। जब ये मान लिया जाए कि वृत्त बनेगा तो इतना बड़ा वृत्त बनेगा तो केंद्र मान लिया जाएगा। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण जाती है तो इससे टकराने के बाद इस तरह से निकलेगी और जहां पर ये काटती है उसी को हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष है ना जी, इसके समानांतर जाती हुई किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको हम लोग फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं जी, फोकस, जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। फोकस और इसके बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी। और ये फोकस जो दूरी है, ये फोकस जो दूरी है वो जो है हमेशा ये देखा गया है कि ये जो है वक्रता त्रिज्या के, वक्रता त्रिज्या के यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या भी है, वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तब एक व्यंजक हमेशा निकलता है F बराबर r/2। मतलब ये बहुत भी क्वेश्चन होता है बच्चों के लिए कि F बराबर क्या होता है r/2। मतलब फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। अगर वक्रता त्रिज्या पूछा जाएगा तो ये फोकस दूरी के क्या होती है, दुगनी। अगर ये 5 मीटर होगा तो ये होगा 5 मीटर, और दोनों अगर कर लेंगे तो हम लोग के 5 दूनी 10 मीटर। तो याद रखिएगा जब वक्रता त्रिज्या रहेगा तो फोकस दूरी निकाल लेंगे, और फोकस दूरी रहेगा तो वक्रता त्रिज्या। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा उत्तल दर्पण में, सॉरी अवतल में। अब हम लोग उत्तल में देखेंगे यही कंडीशन। उत्तल दर्पण यानी कि जिसका उठा हुआ भाग है, उससे उत्तल और उससे उठल, माने याद करने का एक सिंपल लॉजिक है, ठीक ना। माने जिसकी भीतरी सतह कलई की रहो उसको हम लोग उत्तल दर्पण। ये प्रधान अक्ष है, इससे जो अब किरण जाती है तो टकराने के बाद ये तो है सीधे निकल जाती है, लेकिन ऐसा कल्पना होता है कि ये किरण जो निकली है ये यहाँ से निकल। तो अगर ये गोला बनाएंगे तो इसका कोई केंद्र होगा, तो मान लिया जाएगा इसका केंद्र यही होगा। तो अब क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरण दर्पण से टकराने के बाद इसमें तो उत्तल में इधर निकल जाती है। क्या होती है जी कि जिस बिंदु से पर जाके टकराते मुख्य अक्ष के समानांतर किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो इसमें याद रखिएगा कि हम लोग एक ऐसा फोकस बन रहा है, तो कैसा बन रहा है, हम मान लिया जाए कि इस तरफ हम लोग है टूटती हुई रेखा से दर्शा है, क्योंकि इधर तो कलई किया है, काल्पनिक है, ठीक ना। अब इससे एक चिन्ह प्रॉपर्टी से भी निकलता है कि यहाँ अगर मान लिया जाए चिन्ह प्रॉपर्टी सिखा दिया गया है कि यहाँ पर है तो इधर हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि चलते हैं तो पॉजिटिव और इधर चलते हैं तो निगेटिव। अगर इस दिशा में कोई किरण आ रही है, इस दिशा में रहे तो प्लस में होती है, अगर इसके उल्टा दिशा में हो गया तो माइनस होती है, ऊपर की ओर रहे तो प्लस होती है और नीचे की ओर रहे तो माइनस में होती है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ध्रुव के अगर इधर से फोकस दूरी निकाले, ये फोकस दूरी जो होगा ये पॉजिटिव होगा। तो याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि इसी दिशा में इन लोग पढ़ रहा है। अब वस्तु जब भी रखाएगा तो सामने रखाएगा, तो हर कंडीशन में न्यूमेरिकल बनाते समय वस्तु दूरी को हम लोग यू से इंडिकेट करते हैं और ये हमेशा निगेटिव लेते हैं न्यूमेरिकल बनाते समय, क्योंकि जब भी सामने रहेगा तो सामने इस दिशा में हो जाएगा, इस दिशा में देखिए निगेटिव बता देंगे, ठीक ना। तो वस्तु दूरी हमेशा होता है यू से वस्तु दूरी को सूचित करते हैं, ठीक ना। वस्तु दूरी अगर भी हुए तो प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब सबके लिए अलग अलग बनता है, ठीक ना, प्रतिबिंब दूरी। तो ये अलग अलग होता है, कभी पॉजिटिव होता है कभी निगेटिव, लेकिन फिक्स है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है,
तो धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है जी, धनात्मक। 10th क्लास में पढ़ते हैं तो आप एकदम याद रखिए, और ऐसे नहीं भी पढ़ते हैं तो याद रखिए, जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक। और अवतल दर्पण देखिए, ध्रुव तो यहाँ है, ध्रुव के सामने पड़ गया, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हम लोग की क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो याद रखिएगा, अवतल के ऋणात्मक और उत्तल के हम लोग क्या होता है जी, धनात्मक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण का और अवतल दर्पण का उपयोग। अब देखेंगे हम लोग अवतल दर्पण के किरण आरेख, मतलब अवतल दर्पण से जब किसी वस्तु को कहाँ कहाँ रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, तो देखेंगे, जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अवतल दर्पण के किरण आरेख, जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस F और ध्रुव P के बीच रखा जाता है, मतलब क्या, देखो यहाँ पर P है और F के बीच यहाँ पर A भी एक वस्तु रखा गया है, तो कोई भी हम लोग के प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण खींचा जाता है। एक किरण यहाँ से गई और टकरा कर इधर निकल जाती है, और एक C से जाती है, उस CA पर लौट जाती है, और ये कल्पना होता है कि दोनों किरण जो है यहाँ से चल रही है, लग रहा है ऐसा, तो यानी ये भी यहाँ पर वस्तु रखा है, तो उसका प्रतिबिंब जो है A' और B' कहाँ बन रहा है, पीछे। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, यानी कि जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है, मतलब फोकस और ध्रुव के बीच, तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, हेने तो पेंट किया है, मतलब ये पीछे और हेने वाला भाग का चीज आगे, पीछे सीधा आभासी, ये रियल में नहीं बनाया है, देखो डॉट 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 यानी टूटती हुई रेखा से दर्शाया है, मतलब ये कैसा है, आभासी, और हम लोग के बड़ा, वस्तु से क्या है बड़ा, देखो वस्तु इतनी चुकी है लेकिन प्रतिबिंब इतना बड़ा है। आई बात समझ में। दूसरा कंडीशन, जब वस्तु F पर स्थित हो, मतलब किस पर, फोकस पर, यहाँ जो वस्तु ये भी है, ये जो है फोकस है, यहाँ पर एक वस्तु रखा है जिसका नाम क्या है जी, ए बी। एक किरण गई और जानते हैं कि दर्पण से टकराने के बाद F से निकल गई, और एक C से गई और CA पर वापस हो गई, ये किरण इसी तरह जाती रहेगी, ये किरण जाती रहेगी, बहुत दूर जाकर अनंत पर मिलेगी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी, अनंत पर। इतना दूर जाकर ये दोनों रेखा मिलेंगे, अगर ये रेखा जा रही है, ये जा रही है तो जा रही है, ये जा रही है तो जा रही है, और ये मूल है, तो कहाँ मिलेंगे ये पता नहीं है, तो कहाँ मिलेंगे जी, अनंत पर। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, जब भी मिलेगा अनंत पर तो वह वास्तविक होगा, क्योंकि रियल में जाके दोनों किरण का कटेगी। और कैसा बनेगा जी, उल्टा, क्योंकि यहाँ है और नीचे की ओर जा रहा, उल्टा बनेगा। और ये वस्तु से क्या होगा जी, बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा जी, बहुत बड़ा। कब, जब किसी वस्तु को F पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है, याद रखिएगा कि वह क्या होता है जी, कि अनंत पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। यहाँ जितने भी सारे दर्पण है वह अवतल है। तीसरा कंडीशन, जब F और C के बीच वस्तु रखा जाता है, मतलब ये C और ये F, C के मतलब वक्रता केंद्र और F के मतलब फोकस, इसके बीच में ये भी एक वस्तु रखा गया है, तो यहाँ से किरण गई और F से टकराकर हम लोग के चली गई, और एक किरण गई और यहाँ C से टकराई और C से ही लौट गई, तो ये भी हम लोग के जाए और C और अनंत के बीच, माने कुछ दूरी बाद जाकर मिल जाएगा, तो C तथा अनंत के बीच बनेगा। C और इधर के कोई नाम नहीं है, तो क्या नाम दे दिया जाता है, अनंत। तो C और अनंत के बीच ही बनेगा, माने तुरंत जाके मिल जाएगा, और ये बनेगा एक वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा जी, उल्टा और बड़ा। F पर रहेगा तो बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन C और F के बीच रहेगा तो सिर्फ बड़ा बनेगा, मतलब 5 सेंटीमीटर है तो हो सकता है कि 20 सेंटीमीटर बढ़े, लेकिन ये हमें 50 गुना भी बड़ा बन सकता है। जब वस्तु हम लोग के C पर स्थित हो, किस पर हो जी, C पर। और ये याद रखिएगा, VVI करिएगा, ठीक ना, ये बहुत बार पूछता है। जब वस्तु C पर हो, मतलब वक्रता केंद्र पर, तो ये किरण तो गई समानांतर टकराने के बाद F से गुजर गई, एक किरण गई यहाँ P से, ध्रुव से टकराई और यहाँ गुजर गई, तो C पर ही बनता है। और क्या होता है जी, वास्तविक। C पर अगर वस्तु को रखा गया तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, C पर, मतलब वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु के बराबर। 5 सेंटीमीटर की वस्तु है तो प्रतिबिंब भी उसका कितना, 5, वास्तविक है, क्योंकि रियल में आके दोनों रेखा कटी है, डॉट डॉट रेखा से तो नहीं कटी है। तो याद रखिएगा कि जब वस्तु को C पर रखा जाता है तो वास्तविक और उल्टा और बराबर प्रतिबिंब C पर ही बनता है। एक जगह और वस्तु को रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब जो है हम लोग के कहाँ बनता है जी, जितना वस्तु बड़ा रहता है उसी के बराबर बनता है। तो बताना है आप लोग के कमेंट बॉक्स में, लिखना है कि वस्तु को और कहाँ रखा जाता है कि उसका प्रतिबिंब जो है हम लोग के वस्तु के बराबर ही बनता है।
तो आप लोग जरूर बताइएगा। और हम लोग के उस सीधा बनता है और आभासी बनता है, लेकिन उसमें एक यूनिक बात होता है कि बराबर, ये एक कंडीशन होता है बराबर का, एक और कंडीशन बराबर होता है। ये तो वास्तविक बनता है लेकिन वो उल्टा बनता है, सॉरी ये वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन एक जगह और कहीं पर रखा जाता है जिसका प्रतिबिंब जो है हमेशा का बनता है, जिस सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं तो हम नेक्स्ट आगे बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, मतलब पता नहीं सी तथा अनंत के बीच, माने सी है और इसके जस्ट बाद में, तो इसका प्रतिबिंब जो है देखिए सी और कहाँ एफ के बीच बन रहा है, सी और कहाँ जी एफ के बीच। तो सी तथा एफ के बीच वास्तविक उल्टा और छोटा, वस्तु इतने चुका है तो प्रतिबिंब क्या इतनी चुकी बना, मतलब क्या छोटा। जब वस्तु को अता पता नहीं है ना अनंत में है, तो कहीं भी अनंत में रहती है तो उसका प्रतिबिंब याद रखिएगा कहाँ बनता है, फोकस पर। आई होप इस सारे कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। 6 कंडीशन होता है और 6 कंडीशन में याद रखिएगा, पहला कंडीशन यानी कि अवतल दर्पण द्वारा अगर एफ पी और एफ के बीच में रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और आभासी, अगर एफ पर रखा जाता है तो हम लोग के कहाँ अनंत पर बनता है, वास्तविक उल्टा और बहुत बड़ा। अगर हम लोग के एफ और सी के बीच में रखा जाता है तो यही अनंत पर ही बनता है और इस वास्तविक उल्टा और उससे थोड़ा सा बड़ा। सी पर रखा जाता है तो सी पर ही बनाता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है लेकिन बराबर, माने कहने का मतलब बराबर बनता है। बराबर का एक और कंडीशन होता है जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। सी तथा एफ के बीच, सी तथा अनंत के बीच में अगर रखा जाता है, सी और इधर के नाम नहीं है तो अनंत के बीच वस्तु रखा जाता है तो सी और एफ के बीच बनता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। अनंत पर रहता है कोई वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, एफ पर। ये भी रहेगा। आपको जनरल कंपटीशन में मिलता है कि जब कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव पर, फोकस पर, वक्रता त्रिज्या पर या अनंत पर। तो याद रखिएगा कहाँ बनता है, फोकस पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।